रेप एक ऐसा शब्द जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आत्मा को झकझोर कर देता है। यह घिनौना अपराध सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी गहरे घाव देता है, वो घाव जो कभी भी भर नहीं पाते। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? क्या रेप सिर्फ शारीरिक संतुष्टि के लिए होता है या इसके पीछे कुछ और गहरी विकृत मानसिकता काम करती है? जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। देश की धड़कन कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में दरिंदगी का ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नादानी में गलती कर दिया तो क्या करें, उसको काट के फेंक दें। ये कहानी है सैमुअल डी स्मिथमैन की, जिन्होंने 1976 में एक रिसर्च शुरू की। उन्होंने एक अखबार में ऐड डाला, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनसे संपर्क करेगा। पर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। लगभग 200 से भी ज़्यादा लोगों ने उनसे संपर्क किया। और ये कौन लोग थे? रेपिस्ट। उनमें से एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का रेप किया था, और एक स्कूल कस्टोडियन जिसने बेवर्ली हिल्स के अमीर लोगों से बदला लेने के लिए 10 से 15 मासूमों का रेप किया। सैमुअल ने 50 से ज़्यादा ऐसे हैवानों का इंटरव्यू किया और अपने रिसर्च पेपर द अननोन रेपिस्ट में बताया कि कैसे इनकी मानसिकता एक बीमार सोसाइटी का आईना दिखाता है। एक ही कलम डालना के मेरे बेटा को भगवान ने जब बुढ़ापा का सहारा बना था, उठा के खंदा पे जला देगा, उसको हमने देखा जलाते। इसी तरह का एक रिसर्च भारत में किया गया था क्रिमिनोलॉजी के लेक्चरर मधुमिता पांडे के द्वारा। मधुमिता पांडे सिर्फ 22 साल की उम्र में दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर 100 से भी ज़्यादा रेपिस्ट से मिली। उनकी कहानियाँ इतनी हॉरिफाइंग है कि सुनकर आपकी आत्मा काँप उठेगी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई कैसे अपने किए को सही ठहरा सकता है। कई रेपिस्ट मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनके लिए यह अपराध नहीं बल्कि एक अधिकार जैसा था। प्रोफेसर मैरी कॉस के इंटरव्यू में भी कई रेपिस्ट अपने अपराध को रेप मानने से इनकार कर देते हैं। एक रेपिस्ट से जब पूछा गया क्या आपने ज़बरदस्ती की थी, उसने कहा हाँ, लेकिन जब उससे पूछा गया तो क्या आपने रेप किया, उसने जवाब दिया नहीं। तो क्या ये लोग बीमार हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बीमार नहीं है, बल्कि ये उनके भीतर बसी टॉक्सिक पर्सनालिटी का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि मैं ये सब कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब कहानियों में छिपा है वो अंधेरा सच जो दिल्ली के निर्भया, झारखंड के बेटी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पीड़िता या हाल ही में महाराष्ट्र की 2 साल की मासूम बच्ची को एक जिंदा लाश बना देता है। एक रेपिस्ट क्या सोचता है, क्या महसूस करता है उस पल में जब वो किसी की जिंदगी को तबाह कर रहा होता है? इस दर्द को समझना और इन सोचों की जड़ तक जाना जरूरी है, ताकि फिर कोई भी मासूम को अपनी जिंदगी की सबसे काली रात का सामना ना करना पड़े। कोलकाता के आरजी कौर हॉस्पिटल की घटना हम सभी को याद है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इसी बीच 27 अगस्त 2024 भारतीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इस दिन केरला सिने आर्टिस्ट के मोस्ट टॉप बॉडीज यानी एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट AMMA के सभी मेंबर्स को रिजाइन करना पड़ा। वो लोग जिनके खिलाफ कभी किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की, आज उनके नाम पर जगह जगह पे FIR दर्ज हो रही है। लेकिन क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है 17 फरवरी 2017 को, जब मलयालम इंडस्ट्री के एक मशहूर एक्ट्रेस थ्रिसूर से कोची जा रही थी। रात के करीब 9 बजे अचानक उनकी गाड़ी को एक वैन से पीछे से टक्कर मारी जाती है। फिर कुछ लोग उनकी गाड़ी में जबरदस्ती घुस जाते हैं। पहले तो ये सब उन्हें एक रॉबरी जैसा लगा, लेकिन तभी उन्होंने एक लड़के को पहचान लिया। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या ये तुम हो? लड़के ने जवाब दिया, हाँ ये मैं ही हूँ, और ये एक सुपारी है जिसमें हमें तुम्हें सेक्सुअली मोलेस्ट करना है और इसका वीडियो बनाना है। सोचिए उस एक्ट्रेस पर क्या गुजरी होगी। लेकिन वो अकेले नहीं है। झारखंड के दुमका में हुई गैंगरेप की घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। झारखंड के दुमका में विदेशी महिला से दरिंदगी। She'd been gang raped by 7 men.
कोलकाता के आरजीकर, दिल्ली के निर्भया और 2019 में हैदराबाद की पशु चिकित्सक जैसी घटनाएं भी इस क्रूरता की गवाह है, जहां विक्टिम को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मोलेस्ट किया जाता है और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। ये घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये समाज के वो काला सच को दिखाती है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 2011 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के एक ऑनलाइन पोल में भारत को महिलाओं के लिए चौथा सबसे खतरनाक देश माना गया था और 2018 में यही पोल भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश घोषित करता है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सोमालिया से भी बदतर माना गया। लेकिन क्या सच में भारत में महिलाओं की हालत इतनी ही खराब है? इस वीडियो में हम इस सच्चाई को उजागर करेंगे और एक रेपिस्ट की मानसिकता और उनके साइकोलॉजी पर गहराई से चर्चा करेंगे। सच्चाई जानना जरूरी है क्योंकि बदलाव की पहली सीढ़ी जागरूकता है और हम सबको मिलकर इस समाज से दरिंदगी को ख़त्म करना होगा ताकि एक दिन हम वो समाज बना सके जहां महिलाएं बिना किसी डर के खुलकर जी सके। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ चौंकाने वाले डेटा पर। 2005 से 2022 तक इंडिया में रिपोर्टेड रेप केसेस की संख्या में जो उछाल आया है वो आपको हिला कर रख देगा। 2005 में जहां 18,359 रेप केस रिपोर्ट हुए थे, वही 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 31,516 हो गया। मतलब हर दिन औसतन 90 महिलाएं हमारे देश में इस दर्दनाक अपराध की शिकार हो रही है। ये तो भारत की स्थिति है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर नज़र डालें तो वो और भी डरावनी तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर 3 में से 1 महिला को अपने जीवन काल में कभी ना कभी सेक्सुअल हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है और भारत में ये डेटा और भी गंभीर है। अब सवाल उठता है, क्या भारत में अन्य देशों के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ हिंसा ज़्यादा होती है? आंकड़ों के हिसाब से हमें यह समझना होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का क्राइम सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम पर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से नज़र डालें तो 2019 के डेटा के अनुसार अमेरिका में 27, न्यूजीलैंड में 25, ऑस्ट्रेलिया में 28, स्वीडन में 63 और साउथ अफ्रीका में 133 रेप केस रिपोर्ट होते हैं, जबकि भारत में पर 1 लाख पॉपुलेशन पर सिर्फ 2.3 रेप केस रिपोर्ट होते हैं। तो ये डेटा बता रहे हैं कि भारत रेप के मामले में उतना बुरा नहीं है। लेकिन रुकिए, आने वाले कुछ मिनटों में आपकी सोच बदलने वाला है, क्योंकि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एनसीआरबी के 2015 के डेटा के अनुसार भारत में 85% रेप केस रिपोर्ट ही नहीं होते। जी हाँ, 85%। ये संख्या हमें बताती है कि सच्चाई हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक डरावना है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। समाज का डर कि लोग क्या कहेंगे, पुलिस की हरासमेंट का भय, पीड़िता और उसके परिवार की बदनामी का डर, पॉलिटिकल पावर का खौफ और अगर पीड़िता नीची जाति की है तो उच्च जाति के अत्याचार का डर। क्या आपको हथरस वाला केस याद है? यहाँ पीड़िता ने कुछ ही घंटों में पुलिस को सब कुछ बता दिया था। रेप हुआ था आपके साथ? कौन कौन थे? फिर भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। कुछ गलतियां हुई है आपसे, जिसके बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। आपस में बैठ कर बात करो, अब विचार करो। सोचिए, जब रिपोर्ट किए जाने के बाद भी न्याय मिलना मुश्किल हो तो कितने केस बिना आवाज दब जाते होंगे। कई बार तो प्रूफ ही नष्ट कर दिए जाते हैं, जैसे कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ। কেউ আমাদের দেখতেই দিচ্ছে না, বেলা দুটোই গিয়ে অনেক ঝামেলা করার পরে আমাদের দেখতে দিয়েছে। मीडिया और प्रोटेस्टर्स का आरोप है कि सरकार ने पुलिस और गुंडों के जरिए केस के इम्पोर्टेंट एविडेंसेस को मिटा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में रेप की परिभाषा की कमी के कारण भी कई अपराधी सजा से बच जाते हैं। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं 3 आरोपियों रामू, रवि और लवकुश को क्लीन चिट दे दी और संदीप को सिर्फ गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। पीड़ित परिवार फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। 1973 में महाराष्ट्र के KEM अस्पताल की नर्स अरुणा शानबाग के साथ जो हुआ वो शायद सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है। एक वार्ड बॉय ने उनके साथ ब्रूटली रेप किया,
लेकिन कोर्ट में इसे रेप केस मानने के बजाय अटेम्प्ट टू मर्डर माना और केवल 6-7 साल की सजा सुनाई, क्योंकि तब की आईपीसी एक्ट 376 के अनुसार रेप की परिभाषा केवल वेजाइनल इंटरकोर्स तक सीमित था और उस अपराधी ने एनाल इंटरकोर्स किया था। वो मौत तो काफी पहले ही मांग रही थी, लेकिन 42 साल तक एक जिंदा लाश की तरह उसे बिस्तर पर लेटे रहना पड़ा। गवर्नमेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार 97% रेप केस में रेपिस्ट विक्टिम का जान पहचान का होता है, इसलिए फैमिली का प्रेशर से भी कई केसेस रिपोर्ट नहीं होता है। बोल रहा था कि अगर किसी को बताएगी तो मार देंगे उसको। लेकिन एक रेपिस्ट रेप क्यों करता है ये समझने के लिए हमें एक रेपिस्ट के नज़र से देखना होगा। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सबसे पहले आता है, जैसे कि मैडोना होर कॉम्प्लेक्स। मेडिकल टर्म में इसे मैडोना होर डाइकोटोमी कहा जाता है। इस मानसिक विकार में पुरुष महिलाओं को या तो एक गुड वुमेन यानी मैडोना, नहीं तो एक बूढ़ी या फिर एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में देखते हैं। इसमें मेल मैडोना यानी उनके नज़र में जो गुड वुमेन है उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, या हो सकता है नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि वे मेल गुड वुमेन को एक संत की तरह ट्रीट करते हैं। मेल की नज़र में जो बैड वुमेन है उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, चाहे वो फोर्सफुली क्यों ना हो। मधुमिता पांडे ने तिहाड़ जेल में कैद 49 ईयर्स ओल्ड एक रेपिस्ट से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। रेपिस्ट ने बताया कि उस लड़की का कैरेक्टर सही नहीं था, इसलिए उसको एक पनिशमेंट देना जरूरी था। लेकिन आप दंग रह जाओगे ये सुनकर जब मधुमिता पांडे ने पूछा, आपको बुरा नहीं लगा? रेपिस्ट ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैंने उस लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिया। वे अब वर्जिन नहीं है, उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे अवसर मिले तो मैं उस लड़की से शादी कर सकता हूँ। आपको पता है कि उस लड़की का उम्र कितना था? सिर्फ 5 साल। इस केस में रेपिस्ट एक 5 साल की मासूम बच्ची का कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, क्योंकि इस रेपिस्ट का दुनिया को देखने का नज़रिया ही खराब है, और यही होता है मैडोना होर कॉम्प्लेक्स। अब ये भी नहीं है कि एक मैडोना होर कॉम्प्लेक्सिटी के चलते कोई रेप कर देगा। इसके साथ कई और कॉम्प्लेक्सिटी भी है, जैसे कि कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। इसे आप लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। एक रेपिस्ट विक्टिम के थॉट को अपना मनपसंद तरीके से खुद इमेजिन कर लेता है। साइकोलॉजिस्ट रजत मिश्रा ने तिहाड़ जेल के एक 15 साल के लड़की के रेपिस्ट से जब सवाल किए तो उसने कहा कि लड़की ने उसके सामने आकर रुका, फिर चली गई। वो नर्वस थी, इसलिए उसे लगा कि लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सोसाइटी के डर से नहीं बोल पाई। उसने जो चाहा उसे वही दिया गया। मतलब इस रेपिस्ट ने जो सोचा या इमेजिन किया, इसमें ही भ्रम है। रेपिस्ट ने मान लिया कि लड़की उसे चाहती थी और इसलिए वो इसे रेप नहीं मानता। ऐसे कई रेपिस्ट हैं जो रेप को रेप मानने के लिए रेडी तक नहीं है। जब प्रोफेसर मैरी कॉस ने एक रेपिस्ट से पूछा कि आप ज़बरदस्ती किए थे, उसने जवाब दिया हाँ। जब उससे पूछा गया कि आप मानते हैं कि आपने रेप किया, तो उसका जवाब था नहीं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए रेप जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या ये सब रेपिस्ट मानसिक रूप से बीमार है? साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि नहीं, ये लोग बीमार नहीं हैं। ये उनकी टॉक्सिक मेंटालिटी का हिस्सा है, जो उन्हें अपने घिनौना हरकत को सही ठहराने की ताकत देती है। से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं। यह एक हॉरिफाइंग ट्रूथ है कि ऐसे लोग अपने क्राइम को किसी भी रूप से क्राइम नहीं समझता, जबकि उनकी क्रूएल्टी और वायलेंस का कोई माफी नहीं हो सकता। प्री प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाली 4 साल की 2 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न किया। कल रात्रि में एक 2 वर्षीय बच्ची को उठाकर ले गया ये आरोपी और इसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की। गैंगरेप के मामलों की गहराई में जाकर रिसर्च करने पर 2 मेन कारण सामने आते हैं। पहला कारण है पीआर ग्रुप वैलिडेशन। गैंगरेप में अक्सर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वास्तव में रेप करना चाहता है और बाकी लोग सिर्फ उसकी मदद करते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे अपने पीआर ग्रुप में अपनी मस्कुलिनिटी साबित कर सके और ग्रुप का वैलिडेशन बढ़ा सके। दूसरा कारण है होमो इरोटिसिज्म ऑफ मेन। होमो इरोटिसिज्म का मतलब है सेम सेक्स में अट्रैक्शन।
अगर कुछ मेल में ऐसी फैंटेसी होती है कि वे अपने सेक्सुअल टाइम को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो एक महिला उस पीआर ग्रुप के सेक्सुअल फैंटेसी का शिकार बन जाती है। कुछ एनालिटिक्स डार्विन के इवोल्यूशनरी थ्योरी के आधार पर रेप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे गलत मानते हैं। उन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल थ्योरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री टू किल ए टाइगर झारखंड के बैरूत जिले की एक लड़की की कहानी है, जो शादी में शामिल होने के बाद देर रात घर वापस आती है। बाद में पता चलता है कि उसे उसके अपने कजिन द्वारा रेप का शिकार होना पड़ा। और इस प्रकार की घटनाओं पर हमारे नेता कुछ ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है तो तीन को भी फांसी दे दी बम्बई में। शायद मौत इतनी बड़ी समस्या का हल नहीं हो सकती, लेकिन उस लड़की का क्या जो हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी के वजह से जीवन भर के लिए एक ट्रॉमा से गुजरती है। पीड़िता और उसके परिवार को धमकियां मिलती है और समाज उल्टा पीड़िता को ही दोषी ठहराता है। इस वजह से अगली पीढ़ियों को भी यही गलत सोच विरासत में मिलती है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। समाज में ज्यादातर लोग लड़की के छोटे कपड़े पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन एक रेपिस्ट के भीतर का मॉन्स्टर को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि भारत में अधिकांश रेप के मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। सैमुअल डी स्मिथमैन और दूसरे रिसर्चर के अनुसार ऐसे समाज में रेप महिलाओं को कंट्रोल करने का एक टूल बन जाता है। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। किसी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में माना जाता है कि महिलाओं को पुरुष की सेवा करने के लिए बनाया गया है और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है। यही सोच पुरुषों को महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए स्टिमुलेट करती है। सरप्राइजिंग बात है कि इंडियन वुमेन्स भी इस सोच को सही मानती है। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। इस डोमिनेटिंग बिहेवियर का अंतिम एक्शन होता है मैरिटल रेप। और मैरिटल रेप का रिपोर्ट होना तो दूर की बात, इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक नेशनल डेटा के अनुसार 99% रेप के मामले रिपोर्ट नहीं होते। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंडियन वुमेन्स सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हैरासमेंट का शिकार अपने पति से ही होती है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुष हमेशा महिलाओं को दबा कर रखते आए हैं। इतिहास में भी ऐसा ही देखा गया है। ब्राउन मिलर की सोल्जर रेपिस्ट थ्योरी कहते हैं कि वार के समय या वार के बाद सबसे ज़्यादा विक्टिम महिलाएं होती है और सरकार इसे समर्थन भी देती है। यह टॉक्सिक मास्कुलिनिटी का एक वाइडर एग्जाम्पल है। कुछ साल पहले म्यांमार या बांग्लादेश की फ्रीडम फाइट में यही देखा गया था। भारत में आज भी दलितों को कंट्रोल करने या अपनी पावर दिखाने के लिए रेप को एक टूल के तरह इस्तेमाल किया जाता है। रेप सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक घिनौना मानसिकता का प्रतीक है। इसे केवल साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल या डार्विन की इवोल्यूशनरी थ्योरी तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसके और भी कई हॉरिफाइंग रीजंस हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी। डिफरेंट कैटेगरी का पॉर्न लगातार देखते देखते एक समय व्यूअर तथा मेल को लगता है कि यही जिंदगी है, यही उपाय है खुद का मस्कुलिनिटी दिखाने का। चाइल्ड पॉर्न या रैप पॉर्न एक हेल्दी मेंटालिटी कभी भी प्रमोट नहीं कर सकता। हर एक दर्दनाक इंसिडेंट के बाद पॉर्न साइट्स, इवन गूगल सर्च में रेप, पनिशमेंट, रैप जैसे कीवर्ड्स विक्टिम के नाम के साथ सर्च किया जाता है। बॉलीवुड भी इसमें कम नहीं जाता। आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देखिए बॉलीवुड रेप सीन्स, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। और ये सब वीडियोस का टाइटल क्या रहता है आप खुद ही देख लीजिए। ये सब वीडियोस में मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। मतलब रेप भी किसी के लिए इंटरटेनमेंट का जरिया हो सकता है। आप एक बार सोचिए कि किस हद तक हम लोग गिर चुके हैं। यह तो केवल शुरुआत है। डार्क वेब पर एक वेबसाइट था वेलकम टू वीडियो, जिसमें करीब 2.5 लाख चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोडेड था। लोग इसे देखकर अपनी सिडाक्टिव या टॉक्सिक मेंटालिटी को सुकून तो दे रहे थे, लेकिन इसके पीछे जो हजारों मासूम बच्ची है उसके दर्द और पीड़ा के बारे में कोई नहीं सोचा। कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी है जिसके कारण सोसाइटी में मेंस वुमेन्स को हमेशा नेगेटिव माइंडसेट से देखते आ रहे हैं। इसमें सबसे खराब स्थिति है मुस्लिम कम्युनिटी में और सबसे अच्छा है सिख कम्युनिटी में। हर बार जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है
या कोई केस को लंबा आउटरीच मिल जाता है, तब हम लोग सोचते हैं कि शायद इस बार हालात बदलने वाला है। सारी सरकार हिल गई, कानून हिल गया कि नहीं, अब लगा कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई लोग इस समय रेपिस्ट के लिए कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करते हैं। वे लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज के एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ रेप केस कम है, वहाँ रेप के मामलों में कड़ी सजा होती है। हमें अपने देश की सिचुएशन को समझकर फैसला लेना होगा। कैपिटल पनिशमेंट देने से हो सकता है कि रेप के साथ मर्डर के मामले भी बढ़ जाए। रेपिस्ट सोच सकता है अगर छोड़ दूंगा तो बाद में रिपोर्ट कर देगी, इससे अच्छा है कि इसे मार ही दूं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लॉ में चेंजेस लाना या फिर लॉ को वाइडर बनाना काफ़ी नहीं है। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है, क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाए। हमें सोसाइटी की सोच में बदलाव लाना होगा। एजुकेशन कैंपेन से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दी जा सकती है, मेंटली, फिजिकली और फिनेंशियली। रेप जैसे घिनौना इंसिडेंट को रोकने के लिए हमें अपनी सोच की जड़ों को बदलना होगा। एक महिला की अस्मिता सिर्फ उसका हक नहीं, उसकी जिंदगी है, और इसे छीन लेना सबसे बड़ा क्राइम है। हमें अपने बेटों को सिखाना होगा कि सच्ची मर्दांगी किसी पर हावी होने से नहीं, बल्कि सभी का सम्मान करने में है। हर नहीं का मतलब नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। हमें समाज में एक ऐसी सोच पैदा करनी होगी जहां महिलाएं बिना डर के जी सके और अपने सपने को पूरा कर सके। सिर्फ कानून नहीं, बल्कि दिलों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि हर इंसान की इज्जत बरकरार रहे। एक वो दिन जरूर आएगा जब हमारी माँ, बहनें और बेटियां बिना किसी डर के फुल कॉन्फिडेंस के साथ समाज के हर कोने में कदम से कदम मिलाकर चलेगी और सोसाइटी उन्हें सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देगा।